Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी हमारे बच्चे बीए बीएससी 6 सेमेस्टर में हैं उनका हमने मॉडल पेपर स्टार्ट किया है। होम साइंस विषय कौन सा है स्टूडेंट? तो विषय है आपका गृह विज्ञान और ये 6 सेमेस्टर वालों का जो है मॉडल पेपर है। कौन सा मॉडल पेपर है स्टूडेंट? तो पेपर 2 जो उनको पढ़ना है यानी सेकेंड पेपर जो पढ़ना है उसी का हम मॉडल पेपर इस समय स्टार्ट किए हुए हैं। देखिए आप लोगों का जो है यूनिट, ठीक है स्टूडेंट, कौन सा यूनिट फर्स्ट आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट मॉडल पेपर और सेकेंड मॉडल पेपर, 2 मॉडल पेपर में आप लोगों का यूनिट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। और आज ये आप लोगों का कौन सा है? मॉडल पेपर थर्ड है स्टूडेंट। और आज स्टार्ट कौन सा यूनिट हो रहा है? तो आप लोगों का यूनिट 2 स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा यूनिट स्टार्ट हो रहा है? तो आप लोगों का यूनिट सेकेंड आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट सेकेंड। ठीक है, पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट? तो पेपर का नाम है आपका अनुसंधान प्रविधियाँ एवं लिंग विकास। ये आपका क्या है? पेपर 2 है। और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? तो रिसर्च मैथोलॉजी एंड जेंडर डेवलपमेंट बोलते हैं। ये आप लोगों का पेपर 2 है। तो जैसे ही पेपर 2 खत्म हो जाता है स्टूडेंट, आप लोगों का हम पेपर जो है फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्द आप लोगों का जो है फर्स्ट पेपर स्टार्ट होगा। टोटल हमको कितने यूनिट पढ़ने स्टूडेंट? तो टोटल हमको 8 यूनिट आप लोगों को पढ़ने हैं, जिसमें से पहला यूनिट आप लोगों का 2 मॉडल पेपर में हमने कंप्लीट कर दिया है। और आज जो स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हम बता रहे हैं कि सेकेंड यूनिट में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, यूनिट सेकेंड में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। यूनिट सेकेंड में आप लोगों को क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो देखिए यूनिट सेकेंड है आप लोगों का जो है सैम्पलिंग नाम है। ठीक है, क्या नाम है? सैम्पलिंग। सैम्पलिंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिचयन बोलते हैं। ठीक है, प्रतिचयन बोलते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श भी कहते हैं। ठीक है, प्रतिदर्श भी कहते हैं। तो इसमें हमको पढ़ना क्या है? तो इसमें हमको जो है आप लोगों को पढ़ना क्या है? संकल्पना पढ़ना स्टूडेंट। ठीक है, सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ना? संकल्पना पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सा आपका जो है तकनीक है यानी टेक्निक्स कौन कौन से हैं उसको पढ़ना है। ठीक है, इसके सिद्धांत क्या है? प्रतिचयन के सिद्धांत क्या है इसको पढ़ना है। और इसके जो है दोष, ठीक है, याद रखिएगा कि इसके दोष और गुण, ये 2 चीज़ें आप लोगों को इसमें पढ़ना है। तो इतना चीज़ आप लोगों को सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। कौन कौन सा? कॉन्सेप्ट है, टेक्निक्स है, प्रिंसिपल एंड लिमिटेशन ऑफ सैम्पलिंग, इतना चीज़ आप लोगों को पढ़ना है। तो आज हमने आप लोगों का 2 टॉपिक इसमें कवर किया है, संकल्पना और तकनीक जो है आप लोगों का इस मॉडल पेपर में यानी मॉडल पेपर थर्ड में आप लोगों का ये 2 टॉपिक आज कंप्लीट है। और कल आप लोगों का 2-3 और ले लेंगे तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? सेकेंड यूनिट आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रतिचयन से आप क्या समझते हैं? प्रतिचयन से आप क्या समझते हैं? एक अच्छे प्रतिदर्श की विशेषताओं को सविस्तार लिखिए। ठीक है, तो प्रतिचयन से को हम क्या समझते हैं इसको देखते हैं स्टूडेंट, और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये भी हम देखते हैं। तो देखिए पहला आपका क्या है कि प्रतिचयन। ठीक है, प्रतिचयन या इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्रतिदर्श भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श भी कहते हैं। तो देखिए प्रतिचयन का अर्थ वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिदर्श का चयन किया जाता है। ठीक है, प्रतिचयन क्या है? प्रतिचयन का अर्थ वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या? प्रतिदर्श का चयन किया जाता है। अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन के लिए समष्टि में से एक निश्चित संख्या में कुछ सदस्यों या व्यक्तियों का चुनाव कर लेता है। इस चयनित संख्या को व्यवहारपरक अनुसंधान में प्रतिदर्श तथा प्रतिचयन करने की प्रविधि को प्रतिचयन कहा जाता है। तो देखिए हमने कल ही आप लोगों को बताया था स्टूडेंट कि जो समष्टि का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर समझिए समष्टि का मतलब क्या हुआ। तो समष्टि का मतलब क्या होता है? जनसंख्या होता है। ठीक है, समष्टि का मतलब क्या होता है? जनसंख्या होता है। तो जो हमारा रिसर्च कार्य होता है, रिसर्च कार्य जब हम करने जाते हैं तो क्या है, पूरी जनसंख्या पर तो हम करते नहीं हैं, पूरी पॉपुलेशन पर नहीं होता है ना। जो प्रतिचयन हम लेते हैं तो उसमें
क्या करते हैं, हम जनसंख्या में से कुछ लोगों का चुनाव करके उसी से अपना जो है शोध कार्य हम प्रारंभ करते हैं। और वो जो चुनाव होता है तो वो चुनाव में जो भी पर्सन को हम लेते हैं तो उसमें वो सारे गुण और विशेषताएं पाई जाती हैं जो कि आपके पूरी जनसंख्या की गुण और विशेष, जैसे हमने आपको कल एग्जाम्पल दिया था कि जैसे हम मार्केट से शैम्पू लेने जाते हैं या मसाला लेने जाते हैं, पैकेट का अगर मसाला या डब्बे का शैम्पू अगर हम यूज करना चाहते हैं तो पहले क्या करते हैं, पहले हम डब्बा नहीं लेते हैं, उस पहले क्या करते हैं, हम सैसे लेते हैं यानी पाउच लेते हैं। पाउच लेने के बाद हम उसको देखते हैं कि वो हमको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो पाउच में जो गुण और विशेषता होती है वही क्या है, वही डब्बे वाले भी शैम्पू में वो होगा, वही डब्बे वाले मसाला में भी होगा। तभी तो हम देखते हैं कि नहीं इस मसाले का स्वाद अच्छा हो रहा है, अच्छा है, खाने में भी स्वादिष्ट है, ठीक है। तो वो तब हम क्या करते, तब हम जाकर डब्बे वाला मसाला लेते। तो जो डब्बा हुआ वो क्या है, वो हमारा समष्टि या जनसंख्या है, ठीक है। और जो हमारा जो मतलब पाउच लिए माने जो सैसे लेते हैं वो क्या होता है, हमारा प्रतिदर्श या प्रतिचयन होता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है स्टूडेंट। तो आगे है कि प्रतिचयन, ठीक है। प्रतिचयन यह कला एवं विज्ञान है जिसकी सहायता से उपयोग में ले जाने वाले आंकड़ों की विश्वसनीयता पर संभाव्यता सिद्धांत पर नियंत्रण रखा जाता है, ठीक है। तो प्रतिचयन क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। जो भी हम ले रहे हैं संख्या, जैसे कि मान लीजिए अभी बताया, जैसे हमने पॉपुलेशन ले लिया, मान लीजिए जनसंख्या ले लिया, जैसे आपको वाराणसी ज़िले का मतलब सर्वे करना है कि वाराणसी ज़िले में जो है कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, और उनको मतलब हमारा टॉपिक क्या है कि मतलब शिक्षा से संबंधित लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम वाराणसी ज़िले का अगर लेंगे तो हमको मान लीजिए उत्तर प्रदेश का पूरा आंकड़ा निकालना है। तो हमने मान लीजिए 1 2 3 डिस्ट्रिक्ट का हमने ले लिया, 2 3 डिस्ट्रिक्ट से हमने कुछ लोगों का ले लिया सैंपल। तो वहाँ पर देखा ना कि कितने लोग महिला जैसे पढ़ी लिखी हैं, कितने पुरुष पढ़े लिखे हैं और कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, ये सब चीज़ क्या है। तो हम इसी आंकड़े के आधार पर निकालते हैं और फिर भविष्य में क्या है, हम ये संभावना जताते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी होगी, जब इतने लोग पढ़ें तो आने वाली पीढ़ी क्या होगी, और अधिक पढ़ेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, परिभाषा देखिए प्रतिदर्श का क्या है। तो चैपलिन के अनुसार क्या है, प्रतिदर्श के चयन की प्रक्रिया को प्रतिचयन कहा जाता है। प्रतिदर्श के चयन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिदर्श कहते हैं। तो देखिए एक लाइन की परिभाषा है, ज़्यादा रटना नहीं है, याद रखिएगा कि प्रतिदर्श किए चयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रतिचयन कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दिया है, तो चैपलिन ने दिया है। दूसरी परिभाषा देखिए कर्लिंगर के अनुसार क्या है, किसी जनसंख्या या समष्टि से उनके प्रातिनिधिक स्वरूप के एक अंश को चुन लेने को क्या करते हैं, प्रतिचयन कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, किसी जनसंख्या या समष्टि से उसके प्रातिनिधिक स्वरूप के एक अंश को, ठीक है, यानी पूरा हम नहीं ले रहे, एक अंश को चुन लेने की प्रक्रिया क्या हुई, प्रतिचयन कहलाती है, ठीक है। फिर क्या है, बोगार्डस ने प्रतिदर्श की क्या परिभाषा दी। तो बोगार्डस ने बताया कि पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक समूह में से निश्चित प्रतिशत की इकाइयों का चुनाव है, प्रतिचयन कहलाता है। चुनाव ही होगा, ठीक है, चुनाव ही क्या कहलाता है, प्रतिचयन कहलाता है। तो पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार, ये पहले से योजना बनाई गई है, एक समूह में से निश्चित प्रतिशत की इकाइयों का चुनाव ही क्या कहलाता है, आपका प्रतिचयन कहलाता है। तो ये तीनों परिभाषा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आप लोग जरूर से मतलब देख लीजिएगा। अब आइए देखिए, हम अब यहाँ पर नोट करके आप इसको लिख सकते हैं कि आपको इस परिभाषा से क्या समझ में आया। देखिए उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रतिदर्श तथा प्रतिचयन में अंतर है। किसी जनसंख्या के प्रातिनिधिक अंश को प्रतिदर्श कहते हैं और उसे प्रतिदर्श की चयन की प्रक्रिया को, और उस होगा, ठीक है, और उस प्रतिदर्श चयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रतिचयन कहते हैं। परंतु प्रतिदर्श एवं प्रतिचयन के मध्य यह अंतर केवल वैचारिक है, यानी विचारों से यह अंतर हम कर सकते हैं, यह वैज्ञानिक या व्यवहारिक रूप से यह अंतर नहीं होता है, ठीक है। व्यवहारिक रूप में दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए इन दोनों का उपयोग प्रायः समान अर्थ में किया
किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि वैचारिक अंतर अगर देखेंगे तो प्रतिदर्श और प्रतिचयन में क्या होता है, अंतर हो जाता है। प्रतिदर्श अंतर इसलिए हो जाएगा कि जो जनसंख्या का प्रतिनिधिक अंश को ही हम क्या कह रहे हैं, प्रतिदर्श कह रहे हैं, और प्रतिदर्श के चुनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिचयन कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या के प्रतिनिधिक का अर्थ का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पॉपुलेशन में जो गुण पाए जा रहे हैं, ठीक है, पूरी जनसंख्या में जो भी गुण, जो भी विशेषताएं पाई जा रही हैं, तो उससे जो हम कुछ लोगों को अगर चुना है तो वो सारे गुण और सारी जो विशेषताएं हैं क्या उन लोगों में भी पाई जाएगी, तभी क्या होगा, तभी हमारा प्रतिदर्श जो है वो विश्वसनीय होगा, अदरवाइज वो विश्वसनीय नहीं होगा। ठीक है, अब आइए देखिए आगे हम बात करते हैं कि वैज्ञानिक प्रतिदर्श की विशेषताएं या अच्छे प्रतिदर्श की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन इस तरह से आ भी सकता है टिप्पणी लिखने के लिए कि प्रतिदर्श की विशेषताएं बताइए, तो आप क्या करेंगे, ये जितने पॉइंट हमने अब यहाँ पर लिखा है उसको आप विशेषताओं में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या करें, आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे रहे हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन देने का एक ही उद्देश्य है मेरा कि आप लोगों का जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लघु क्वेश्चन दोनों आप लोगों का तैयार होता जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए क्या है, पहला क्या है आपका जनसंख्या का प्रतिनिधि। ठीक है, प्रतिनिधि, तो एक अच्छे प्रतिदर्श या वैज्ञानिक प्रतिदर्श के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी जनसंख्या का प्रतिनिधि हो। प्रतिनिधि होने का अर्थ यह है कि प्रतिदर्श में हुए सभी विशेषताएं या गुण उसमें गुण उपस्थित हैं जो जनसंख्या में उपस्थित है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि हम प्रतिदर्श का चयन इस आधार पर करते हैं कि जो भी गुण पॉपुलेशन में अगर मौजूद है तो वह गुण क्या हो, वो जो सैंपलिंग हमने लिया है उसमें भी, प्रतिदर्श में भी वह गुण होने चाहिए। ठीक है, चैपलिन ने कहा है कि प्रतिनिधिक प्रतिदर्श वह प्रतिदर्श है जो अपनी संपूर्ण जनसंख्या की विशेषताओं का वास्तविक या वैध अभिसूचक होता है। ठीक है, तो चैपलिन ने क्या कहा कि जो प्रतिनिधिक प्रतिदर्श होता है वो क्या कर रहा है, वो जनसंख्या के पूरी विशेषताओं को क्या करता है, बता रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर जनसंख्या में रूढ़िवादी लोग ज़्यादा हैं तो क्या होगा, अगर हमने 100, मान लीजिए एक गांव में 500 लोग निवास करते हैं तो 500 लोगों को, तो 500 का हम पूरे को तो लेंगे नहीं सैंपलिंग में, तो सैंपलिंग में हम क्या करेंगे, 50 लोगों को हम लेते हैं, तो उसमें हम देखते हैं तो जो 50 लोगों में भी क्या होगा, रूढ़िवादी सोच पाया जाएगा। तो इस आधार पर हम क्या बता सकते हैं कि वहाँ के गाँव की जो लोग हैं यानी जिनकी जनसंख्या 500 है तो वहाँ पर क्या प्रत्येक घर में एक एक लोग जो है रूढ़िवादी सोच के हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ये मतलब प्रूफ हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है आपका, दूसरी विशेषता देखिए क्या है, संभाव्यता सिद्धांत पर आधारित। तो एक अच्छा प्रतिदर्श संभाव्यता सिद्धांत पर आधारित होता है। दूसरे शब्दों में एक अच्छे प्रतिदर्श का प्रतिचयन संभाव्यता के सिद्धांत के प्रकाश में किया जाता है। संभाव्यता सिद्धांत गणित की एक शाखा है जो प्रकृति की समरूपता, परिवर्तन के नियम, घटनाओं के घटित होने के अवसर की समानता तथा पर्याप्त निरीक्षण के पूरक अशुद्धियों के रद्द करने से संबंधित अभिधारणाओं पर क्या होता है, आधारित होता है। तो संभाव्यता का सिद्धांत क्या है, तो यह एक गणित की शाखा है जिसमें मतलब गणना की जाती है कि प्रकृति में क्या समरूपता यानी क्या समानता पाई जा रही है, क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनमें क्या समानता था, उनमें जो है निरीक्षण किया गया तो उनमें क्या अशुद्धियाँ पाई गई, ये सब चीज़ को क्या करता है, संभाव्यता के सिद्धांत पर जो है प्रतिदर्श में दर्शाया जाता है। ठीक है, अब आइए अगला पॉइंट देखते, तीसरी विशेषता क्या है, जनसंख्या की समजातीयता। जनसंख्या की क्या है, समजातीयता का मतलब क्या हुआ कि एक समान, जैसे हम पुरुष ले रहे हैं तो पुरुष एक समान हो। ठीक है, महिला का अगर चुनाव कर रहे हैं तो महिला महिला हो। ठीक है, तो ये क्या है, समजातीय मतलब एक ही जाति का। तो एक अच्छा प्रतिदर्श वह प्रतिदर्श है जो किसी समजातीय संख्या या समष्टि से लिया गया हो। समजातीय संख्या उसे कहते हैं जिसकी प्रत्येक संरचनात्मक इकाई में किसी गुण या विशेषता का समान वितरण होता है। अतः जनसंख्या में जिस सीमा तक
समजातीयता था उसी समजातीयता होती है उसी पर आधारित प्रतिदर्श इस सीमा तक वैज्ञानिक या अच्छा होता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर जैसे कहा गया क्या है कि जनसंख्या में समजातीयता होना चाहिए ताकि जो शोध कार्य हो वो आसानी से हो सके। ठीक है, आगे देखिए हमारा क्या है, चौथा पॉइंट हमारा क्या है, प्रतिदर्श का पर्याप्त आकार। प्रतिदर्श का पर्याप्त आकार क्या है, तो देखिए यहाँ पर कि एक वैज्ञानिक प्रतिदर्श या उत्तम प्रतिदर्श के लिए यह आवश्यक है कि उसका आकार पर्याप्त हो। ठीक है, प्रतिदर्श का क्या हो, आकार जो होना चाहिए वो मतलब सही में होना चाहिए, न ज़्यादा बड़ा लेना चाहिए प्रतिदर्श और न ही ज़्यादा छोटा लेना चाहिए। प्रतिदर्श का मतलब क्या हुआ कि सैंपल जो है हमारा न तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और न ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, प्रतिदर्श में इकाइयों की संख्या पर्याप्त होती है, वह अपनी जनसंख्या के सभी विशेषताओं या गुणों, ठीक है, सभी विशेषताओं या गुणों को समाहित करने में सफल होता है। इसलिए छोटे प्रतिदर्श की अपेक्षा बड़ा प्रतिदर्श अपनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व अधिक करता है, लेकिन अधिक बड़ा प्रतिदर्श होने पर क्या होगा, परिमाण होगा। ठीक है, परिमाण एवं मापन में सुविधा होती है। इसलिए एक अच्छे प्रतिदर्श के पर्याप्त आकार का निर्धारण जनसंख्या के स्वरूप और अनुसंधानकर्ता के उद्देश्य पर क्या करता है, निर्भर करता है। देखिए हम जो सैंपल ले रहे हैं तो न तो वो बड़ा होना चाहिए न ही छोटा होना चाहिए। अगर छोटा होगा तो क्या होगा, उसमें अशुद्धियाँ की चांसेस ज़्यादा रहेंगी। अगर हम बड़ा लेते हैं तो उसमें क्या है, अशुद्धियों की जो है संख्या जो है कम रहती है। लेकिन ज़्यादा बड़ा लेने पर क्या है, हमारा समय, हमारा पैसा, हमारा मतलब श्रम सभी जो है ज़्यादा खर्च होंगे। इसलिए जो है प्रतिदर्श यानी जो सैंपल है उसका आकार क्या होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में हमें लेना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या, अगली विशेषता क्या है स्टूडेंट, तो देखिए अगली विशेषता है समय, श्रम तथा मुद्रा की मितव्ययता। मितव्ययता का मतलब क्या हुआ कि कम खर्च होना। तो देखिए एक अच्छे प्रतिदर्श के लिए समय, श्रम और मुद्रा के दृष्टिकोण से कम खर्चीला होना अति आवश्यक है। यह तभी संभव है जबकि प्रतिदर्श का आकार छोटा रखा जाए। लेकिन जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि बहुत छोटा प्रतिदर्श होने पर जनसंख्या के सभी विशेषताओं को प्रतिदर्श में समाहित करना संभव नहीं होगा। अतः प्रतिदर्श को कम खर्चीला बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह इतना बड़ा हो कि जनसंख्या के सभी विशेषताओं को अपने अंदर क्या हो, समाहित किया हो, तभी हमारा जो है शोध कार्य जो है अच्छे से हो सकता है। ठीक है, छठा पॉइंट हमारा क्या है, पक्षपातों से मुक्त होना। ठीक है, तो छठा पॉइंट देखिए, एक उत्तम वैज्ञानिक प्रतिदर्श की विशेषता यह है कि वह पक्षपात रहित होता है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि जो प्रतिदर्श वस्तुतः यादृच्छिकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है वह क्या है, पक्षपातों से मुक्त होता है। अभी आगे देखिए आप लोगों को यादृच्छिकरण क्या होता है ये सब आप लोगों को अगली क्लास में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा सैम्पलिंग है उसमें क्या हो, पक्षपात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए सातवां है आपका प्रतिचयन अशुद्धियों से मुक्त। ठीक है, प्रतिचयन है जो सैंपल हम ले रहे हैं, जो हम प्रतिदर्श ले रहे हैं उसमें क्या हो, अशुद्धियां न पाया जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या, वैज्ञानिक प्रतिदर्श वस्तुतः प्रतिचयन की अशुद्धियों, यहाँ होगा, ठीक है, इसको बना लीजिए, अशुद्धियों से मुक्त होता है। ठीक है, अशुद्धियों से मुक्त होता है। मनोविज्ञान एवं व्यवहार परख विज्ञानों में प्रयास सभी कार्य प्रतिदर्श पर आधारित होते हैं। ठीक है, प्रायः होगा यहाँ पर, ठीक है, ये प्रयास नहीं होगा, प्रायः जो है सभी कार्य क्या है, प्रतिदर्श पर आधारित होते हैं, संपूर्ण जनसंख्या पर नहीं। इसलिए जनसंख्या पर आधारित मूल्य तथा प्रतिदर्श पर आधारित मूल्य में अंतर हो सकता है, जिसको हम प्रतिचयन अशुद्धि कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करें, संपूर्ण जनसंख्या पर जैसे कोई जरूरी नहीं कि वो मतलब आधारित मूल्य हो, लेकिन प्रतिदर्श पर आधारित मूल्य में क्या होता है, दोनों में अंतर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिचयन अशुद्धि कहते हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने या कम करने के लिए आवश्यक है कि प्रतिदर्श का आकार बड़ा हो और वह अपनी जनसंख्या का अधिक से अधिक क्या हो, प्रतिनिधित्व करता हो। ठीक है,
आई होप यहाँ तक 7 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 8वां पॉइंट हम देखते हैं। 8वां पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि अध्ययन के उद्देश्य के अनुकूल, तो यानी एक वैज्ञानिक एवं उत्तम प्रतिदर्श के लिए यह आवश्यक शर्त है कि वह प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य या उद्देश्यों के अनुकूल हो। एक वैध प्रतिदर्श के लिए आवश्यक है कि वह अध्ययनों के अनुकूल हो। इस प्रकार के प्रतिदर्श में घटक वैधता के साथ साथ भविष्यवाणी वैधता भी क्या होती है, उपलब्ध होती है। तो जो भी हमारा सैम्पलिंग है उसका क्या हो, वो हम उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे अभी आपका क्या उद्देश्य है, अभी आपका यही उद्देश्य है ना, यही टारगेट है ना कि आपका छठा सेमेस्टर का जो पेपर हो अच्छा हो, आप अच्छे नंबर से पास हो, तो ये आपका उद्देश्य है। तो अब आप उसी तरह से क्या है अध्ययन करेंगे। आप अध्ययन बुक से कर सकते हैं, आप अध्ययन चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें जहाँ पर आपको बेस्ट लगेगा आप उससे कंटेंट लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या आप लोगों को ज़्यादा देखिए चैनल से ज़्यादा समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, मैं एक एक चीज़ को बता रही हूँ। अब वहाँ पर क्या बुक में आपको अपने से खुद से पढ़कर खुद ही समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या है, तो हमारे जो भी मैटर, जैसे अभी जो भी हम मैटर आपको दे रहे हैं वो क्या है, आपके अध्ययन के अनुकूल है। यही क्या है, यही आपका जो है शोध की प्रतिचयन की या प्रतिदर्श की अच्छी एक विशेषता है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, 9वां पॉइंट देखते हैं, उच्च विश्वसनीयता। उच्च विश्वसनीयता का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम सैंपलिंग लें, जैसे कि मान लीजिए हम लोग का भरोसा रहता है ना कि हेड एंड शोल्डर शैम्पू से जो है डैंड्रफ नहीं आते हैं बालों में, तो क्या हुआ, एक विश्वसनीयता हुआ ना। तब हम क्या करते हैं, हम पाउच वाला ना खरीद के हम डब्बे वाला खरीद लेते हैं, तो ताकि वो ज़्यादा दिन तक चले, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, तो विश्वसनीयता का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो मतलब मानव कल्याण से संबंधित हो और वो विश्वसनीय हो, मतलब लोगों का क्या उस पर ट्रस्ट हो। अब देखिए यहाँ पे क्या उच्च विश्वसनीयता, तो देखिए एक अच्छे प्रतिदर्श में उच्च विश्वसनीयता का गुण पाया जाता है। भिन्न भिन्न समय में किसी प्रतिदर्श का उपयोग करने पर प्राप्त परिणामों में जिस मात्रा में स्थिरता और संगति पाई जाती है उसी मात्रा में प्रतिदर्श विश्वसनीय भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, तो हम जो सैंपल ले रहे हैं, जो भी हम प्रतिचयन ले रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यूनिट 2 का। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप लोगों ने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। वीडियो को आप लोग एक दूसरे को शेयर जरूर से करिए और कमेंट करके जरूर आप लोग बताइए कि आपको क्लास कहाँ कैसी लगी। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप उसको जो है बेझिझक कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं, तो उसको हम तुरंत कमेंट के जरिए भी रिप्लाई दे सकते हैं। अदरवाइज नहीं होगा तो उस क्वेश्चन को आप लोगों को जो है अगली क्लास में शामिल करके उसका कन्फ्यूजन भी आप लोगों का हम दूर कर देंगे। तो ओके स्टूडेंट, ये देखिए आप लोगों का अब दूसरा क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका कि प्रतिचयन की तकनीक को सविस्तार बताइए। यानी प्रतिचयन जो सैंपल हम ले रहे हैं उसमें कौन कौन से टेक्निक्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ देखिए आपका क्या है कि प्रतिचयन वास्तव में एक कठिन व जटिल प्रक्रिया होती है। प्रतिचयन क्या है, वास्तव में एक कठिन व जटिल प्रक्रिया है। प्रतिदर्श का निर्माण करते समय अनुसंधानकर्ता को कई अवस्थाओं अथवा चरणों से गुजरना पड़ता है। अतः प्रत्येक अनुसंधानकर्ता को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि प्रतिचयन में कौन कौन से चरण जो है निहित है। निहित का मतलब क्या हुआ कि अंदर उनके पाया जाता है, समाहित तो है। ठीक है, तो देखिए आपको एक क्वेश्चन हमने पहले मॉडल पेपर में हमने आप लोगों को शोध क्या है, ठीक है, शोध क्या है और शोध के जो है चरण बताए थे। तो ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये एग्जाम में 101% आप लोगों का आना तय है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से अभी जो है आप लोगों को ये दो यूनिट तक, ठीक है, दो यूनिट तक आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो आप लोग वीडियो को जो है अच्छे से देखिएगा। अभी भी आपके पास समय है तो आप चाहें तो इस चीज़ को आप लोग लिख कर याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आइए देखिए हम
क्या क्या चरण निहित होता है। तो पहला देखिए हमारा क्या है, तो अध्ययनों के उद्देश्य का स्पष्टीकरण। आप लोग सीरीज बिल्कुल मत लीजिएगा स्टूडेंट, सीरीज आप लोग को नहीं पढ़ना है। इस बार याद रखिएगा कि लिखित परीक्षा होगी तो आप लोग टोटल जो है चैनल से पढ़िए, और आपका इसी चैनल से जो है 75 में से स्टूडेंट याद रखिएगा कि 75 में से आप जो है 60 तक नंबर आप लोग ला सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें क्या है मेथड ऑफ राइटिंग भी बताते जा रही हूँ कि किस तरह से आप लोगों को लिखना है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ स्टूडेंट आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है घर बैठे जो है अच्छी तैयारी कर सके। अगर कॉलेज आप नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप घर बैठे आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाए, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो जिस तरह से मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग भी मेरे साथ उतने ही शिद्दत से आप लोग भी मेहनत करें। देखिए इस समय जो है आपका क्या है 2:14 हो रहा है, और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को 7:30 बजे तक हार्डली क्लास मिल जाए। तो आप लोगों को डेली जो है यूट्यूब पर 7:30 बजे ये क्लास आप लोगों को मिल जाएगी, जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होता। अभी पेपर सेकेंड हम स्टार्ट किए हैं, बहुत जल्द आप लोगों का पेपर फर्स्ट भी मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि पेपर सेकेंड जो है थोड़ा सा टफ है, इसलिए हम पहले इसको स्टार्ट किए हैं कि ये जल्दी से कवर हो जाएगा। तो पेपर जो है फर्स्ट आप लोगों का नहीं होगा, तो यूनिट वाइज नहीं पढ़ाकर आपको सेलेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का उसका भी मैं सीरीज आप लोगों को चला दूंगी, ताकि आप लोगों का दोनों पेपर होम साइंस का जो है तैयार हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अध्ययनों के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण क्या है, कि प्रतिदर्श के चयन के पहले चरण में अध्ययन के उद्देश्य या उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है। अनुसंधानकर्ता स्पष्ट रूप से अपने अध्ययन के उद्देश्यों को निश्चित तथा निर्धारित करता है। इससे समुचित व अनुकूल प्रतिदर्श के चयन में क्या होती है, सुविधा होती है। ठीक है, तो ये पहला जो है आपका हो गया क्या, टेक्निक्स हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है कि जनसंख्या का निश्चय। तो जो मतलब इसमें क्या है, जो अनुसंधान करता है तो वो क्या है, जनसंख्या का निश्चय ये करता है कि उसको मतलब कहाँ के पॉपुलेशन पर जो है अपना शोध कार्य जो है या सैम्पलिंग जो है चुनना है। सैम्पलिंग मतलब प्रतिचयन जो चुनना है। ठीक है, तो देखिए इस चरण में जनसंख्या या समष्टि की कुल इकाइयों को निश्चित तथा निर्धारित किया जाता है। यहाँ यह निश्चित किया जाता है कि जनसंख्या में कितनी इकाइयाँ हैं और कौन कौन सी इकाइयाँ हैं। ठीक है, इस जानकारी के हो जाने पर समुचित प्रतिदर्श का चयन करना अधिक आसान हो जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, जैसे आगरा नगर में मुस्लिम मतदाताओं की कुल संख्या को वास्तविक जनसंख्या या समष्टि कहेंगे। ठीक है, जो भी मतलब है संख्या उसको क्या कहेंगे, हम वास्तविक जनसंख्या समष्टि कहेंगे। इन जनसंख्या या समष्टि की सभी इकाइयां मुसलमान वयस्क पुरुषों और स्त्रियों की संख्या को आसानी से निश्चित किया जा सकता है। ठीक है, फिर क्या है, इससे प्रतिदर्श चयन में अधिक सुविधा होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे आगरा शहर को हमने ले लिया, वहाँ पर मतदाता मुस्लिम मतदाता को ले लिया, तो उसमें मुस्लिम मतदाता जब हम लेंगे, मतदाता में तो दोनों आएंगे ना, आपके फीमेल भी आएंगी मेल भी आएंगी, तो वही क्या, वही उनकी समष्टि हो गई, वही उनकी क्या हो गई, जनसंख्या हो गई। अब उसमें हम देखेंगे कि वयस्क मुसलमान स्त्रियों की संख्या को हम निश्चित करेंगे। यही क्या है, अगर वयस्क को हम लेंगे कि बच्चों को ले रहे हैं कि बुजुर्गों के ले रहे हैं, तो ये क्या है, ये हम निश्चित करते हैं। ठीक है, कि किस एज ग्रुप को हम लेते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है आपका, जनसंख्या की संरचनात्मक इकाइयों की सूची तैयार करना। ठीक है, जनसंख्या की क्या है, संरचनात्मक इकाइयों की सूची तैयार करना। तो इस अवस्था या चरण में संपूर्ण जनसंख्या की इकाइयों की सूची तैयार की जाती है। ठीक है, दूसरी अवस्था या चरण में जनसंख्या की इकाइयों को निश्चित किया जाता है, और तीसरी चरण में उसकी सूची बनाई जाती है। देखिए अब क्या है, जैसे हम चुनाव देखते हैं ना, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, है ना, तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या है कि जनसंख्या की संरचनात्मक इकाइयों की सूची हम कैसे देते हैं। पहले में क्या हम कर रहे हैं, तो पहले क्या करते हैं कि संपूर्ण जनसंख्या की इकाई की सूची तैयार, फिर दूसरे में क्या कर रहे हैं कि जनसंख्या की इकाइयों को हम निश्चित
निश्चित कर रहे हैं कि मतलब हम पुरुष ले रहे किस एज को ले रहे हैं, पुरुष लेंगे कि महिला लेंगे। फिर तीसरे चरण में क्या करते हैं, फिर उसकी सूची हम बनाते हैं। फिर जब किसी जनसंख्या की सूची बनाई जाती है तो अनुसंधानकर्ता को सुविधा होती है। अगर सूची अगर बन गया तो जो शोध करने वाला, जैसे आप शोधार्थी हैं तो आपको क्या हो जाएगा, आपको सुविधा हो जाएगी। फिर जैसे एग्जाम्पल दे, उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की सूची उपलब्ध हो सकती है। इसी तरह आगरा नगर में टेलीफोन रखने वालों की भी क्या है, सूची उपलब्ध हो सकती है। अगर हम उत्तर प्रदेश के अगर मतदाता की अगर हम सूची उपलब्ध करा सकते हैं तो उसी तरह से क्या है, आगरा में कितने घरों में जो है टेलीफोन है उसकी भी सूची क्या है, हमको मिल सकती है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर है कि यहाँ पर इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि उपलब्ध सूची तभी उपयोगी होगी जबकि वह अधिक पुरानी ना हो, संपूर्ण हो, विश्वसनीय हो और आसानी से क्या हो, उपलब्ध हो जाए। तो जो भी हम सामग्री ले रहे हैं, ठीक है, तो वह तभी मतलब विश्वसनीय है कि वह पुरानी ना हो। ज़्यादा पुरानी होगी तो जाहिर सी बात है कि कटा पिटा रहेगा, आधा इन्फॉर्मेशन उसमें रहेगा, आधा नहीं रहेगा, तो उससे क्या होगा, सैम्पलिंग लेने में जो है असुविधा होगी। अब देखिए चौथा क्या है, प्रतिचयन प्रविधि का चयन, यानी प्रतिचयन मतलब जो सैंपल ले रहे हैं और उस सैंपल में कौन सी प्रविधि, किस मेथड का हम चुनाव कर रहे हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस अवस्था या चरण में किसी अनुकूल प्रतिचयन प्रविधि का चयन किया जाता है। अनुसंधानकर्ता यह निर्णय लेता है कि वह किस प्रतिचयन प्रविधि का उपयोग करेगा। दूसरे शब्दों में वह अपने अनुसंधान के उद्देश्यों, अनुसंधान समस्या के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लेता है कि अमुक प्रतिदर्श का उपयोग किया जाएगा। वह निर्णय ले सकता है कि यादृच्छिक प्रतिचयन या स्तरित प्रतिचयन का उपयोग किया जाएगा। इससे प्रतिदर्श के आकार को निर्धारित करने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है सुविधा मिलती है। तो वो मेथड यहाँ पर वो रैंडम मतलब ले सकता है, एंड रैंडम का मतलब क्या हुआ, यादृच्छिक प्रतिचयन को भी ले सकता है और क्या है, अस्तरित प्रतिचयन का भी उपयोग जो है यहाँ पर कर सकता है। अब आइए देखिए पांचवा हमारा क्या है, प्रतिदर्श का आकार निर्धारण। ठीक है, प्रतिदर्श का आकार निर्धारण, पांचवा जो है आपका क्या, प्रतिदर्श का आकार निर्धारण। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस अवस्था में प्रतिदर्श के आकार को निर्धारित किया जाता है। अनुसंधानकर्ता यह निर्णय लेता है कि प्रतिदर्श में कितनी इकाइयों को रखा जाएगा। प्रतिदर्श के आकार को प्राप्त होना आवश्यक है। पर्याप्त आकार का तात्पर्य वैसे ठीक है, वैसे यहाँ पर ऊपर होगा, ये गलत हो गया, यहाँ पर लिखिए पर्याप्त आकार का तात्पर्य है कि ना तो बहुत बड़ा हो, ठीक है, जो आपका प्रतिदर्श है, न तो बहुत बड़ा हो और न ही क्या हो, बहुत छोटा हो। बहुत बड़ा आकार होने पर अनावश्यक खर्च बढ़ता है। जो सैम्पलिंग है उसका अगर प्रतिदर्श जो हमने लिया है तो उसको हम बताए हैं ऊपर कि अगर बहुत बड़ा आकार हम लेंगे तो अनावश्यक खर्च बढ़ेगा, श्रम यानी मेहनत भी अधिक करना पड़ेगा और क्या, अधिक समय भी देना पड़ेगा। तो इसलिए जो है प्रतिदर्श जो हो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, बहुत छोटा आकार होने पर, एक मिनट देखिए, बहुत छोटा आकार होने पर प्रतिचयन अशुद्धियां बढ़ती हैं और प्रतिदर्श की विश्वसनीयता घटती है। अतः अनुसंधानकर्ता प्रतिदर्श को यथासंभव केवल पर्याप्त बनाने का प्रयास करता है। पर्याप्त प्रतिदर्श के निम्नलिखित मापदंड हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता को ध्यान में रखना जो है आवश्यक हो जाता है। यानी जो हम ले रहे हैं, प्रतिदर्श हम ले रहे हैं, तो प्रतिदर्श में आपका क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, कैसा आकार का निर्धारण, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये देखिए आपके ये सारे बातें हैं, कौन कौन सी बातें हैं, तो आइए देखिए। तो पहला हमारा क्या है स्टूडेंट, तो पहला पॉइंट हमारा है कि जनसंख्या का स्वरूप, जनसंख्या का स्वरूप जो है कैसा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रतिदर्श, अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे हमने जनसंख्या का स्वरूप ले लिया तो इसमें हम बता सकते हैं कि प्रतिदर्श के आकार को निर्धारित करते समय जो संबंधित जनसंख्या के स्वरूप को भी ध्यान में रखना चाहिए। और वो जनसंख्या कैसी होनी चाहिए, समजातीय होनी चाहिए। ठीक है, जनसंख्या का जो आकार कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि आकार जो है मतलब स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो समजातीय होना चाहिए, समजातीय हो
जातीय होना चाहिए और छोटे आकार का प्रतिदर्श भी विश्वसनीय हो सकता है, लेकिन याद रखना पड़ेगा कि यदि जनसंख्या विषम जाति है तो प्रतिदर्श का आकार क्या होगा, बड़ा रखें ताकि वो विश्वसनीय बने। अगर सम जाति है, ठीक है, एक समान वाला ले रहे हैं, तब वहाँ पर क्या हम छोटे आकार का, छोटे प्रतिदर्श का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम विषम जाति का ले रहे हैं, जैसे महिला पुरुष का ले रहे हैं, तब वहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रतिदर्श का आकार जो है बड़ा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अनुसंधान का स्वरूप। अनुसंधान का स्वरूप यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे जो भी प्रतिदर्श के आकार निर्धारित का एक मापदंड अनुसंधान का स्वरूप होता है। अगर विस्तृत में हम देखें तो गहन अध्ययन के लिए जो छोटे आकार के प्रतिदर्श का अगर चयन हम करते हैं, ठीक है, अगर छोटा हम सैंपलिंग लेते हैं तो उसमें क्या होगा, विस्तृत अध्ययन हम नहीं करना तभी संभव होगा जबकि क्या हो सकता है, जब 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 जनसंख्या क्या हो, एक से अधिक रखा जाए, यानी बड़ा रखा जाएगा, तभी क्या करेंगे हम उसका जो है मतलब अध्ययन कर सकते हैं। फिर क्या, तीसरा क्या है, अध्ययन का उद्देश्य। अध्ययन का उद्देश्य में क्या है कि प्रतिदर्श चुनते समय हम क्या करते हैं, हम अपने शोध समस्या को ध्यान में रखते हैं, तभी हमारा अध्ययन कार्य जो है अच्छा हो सकता है। चौथा क्या है, साधनों की सुलभता। तो प्रतिदर्श बड़ा होगा या छोटा, यह बात तो साधनों की सुलभता पर निर्भर करती है, ठीक है, यानी जो हम सैंपल ले रहे हैं तो वह बड़ा हो या छोटा हो, तो ये क्या है, मतलब जो भी वहाँ पर साधन उपलब्ध है उसके ऊपर जो है निर्भर करता है। यदि अनुसंधानकर्ता के पास पर्याप्त समय हो और अधिक से अधिक धन खर्च करने में वो सक्षम हो, तो वो क्या कर सकता है, तब वो बड़ा प्रतिदर्श ले सकता है, ठीक है। फिर क्या, पांचवा क्या, परीक्षणों तथा उपकरणों की उपलब्धि। तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें देखिए, इसमें जो प्रतिदर्श हम ले रहे हैं, बड़े प्रतिदर्श अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास संसाधन होने चाहिए, ताकि हम जो है उपकरण जो है का उपयोग जो है आसानी से कर सके, ठीक है। छठा क्या है हमारा, इकाइयों का भौगोलिक वितरण। इकाइयों का क्या है, भौगोलिक वितरण। तो जो भी हम इकाई ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए जब किसी जनसंख्या का संरचनात्मक इकाई भौगोलिक दृष्टिकोण से दूर दूर तक फैला हो, तो यहाँ पे क्या है, व्यवहारिक जो हो गई कठिनाइयों का ध्यान रखना पड़ता है, छोटा प्रतिदर्श जो है उपयुक्त होगा। तब अगर मान लीजिए बहुत बड़े पैमाने पर हमको करना है, तब हम वहाँ पर क्या करेंगे, तब हम छोटा प्रतिदर्श रखेंगे। और जब इसके विपरीत, जैसे अगर मान लीजिए सीमित है, जैसे मान लीजिए एक गांव का अगर हमको सर्वे करना है तो ये सीमित हो गया, लेकिन वाराणसी जिले का अगर सर्वे करना तो उसमें कितने ब्लॉक आएंगे, कितने गाँव आएंगे, तब वहाँ पर क्या करेंगे, हम छोटा प्रतिदर्श रख के मतलब निकालेंगे, ठीक है। फिर क्या है आपका, प्रतिचयन प्रविधि का स्वरूप। प्रतिचयन प्रविधि का स्वरूप क्या होना चाहिए, तो हम इसमें कैसा ले रहे हैं कि हम रैंडम सैम्पलिंग तकनीक ले रहे हैं कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग तकनीक ले रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब आपके जो है प्रतिदर्श के आकार पर जो है निर्भर करता है, ठीक है। फिर क्या है, अनुसंधान के प्रकार। अनुसंधान के प्रकार का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम इकाई लिए, ठीक है, तो वो हमारा क्या, अनुसंधान के अनुकूल होना चाहिए, दृष्टिकोण से जो है उपयोगी होना चाहिए। जो भी अनुसंधान हम शोध कार्य कर रहे हैं वो हमारा क्या है, समाज के लिए कल्याणकारी हो, समाज को उससे क्या हो, लाभ हो, तभी हमारा क्या है, अनुसंधान कार्य जो है सफल माना जाएगा। फिर क्या, तीसरा क्या, अनुसंधान के उपकरण के प्रकार। तो इसमें क्या है, प्रतिदर्श के आकार के निर्धारण में ही उपकरण के प्रकार को भी ध्यान देते हैं। यदि मान लीजिए कि उपकरण में अगर हम व्यक्ति साक्षात्कार ले रहे हैं, जीवन इतिहास विधि का प्रयोग कर रहे हैं, अनुसूची आदि का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या होगा, प्रतिदर्श जो होगा मतलब अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा छोटे प्रतिदर्श पर हम साक्षात्कार का कर सकते हैं, किसी के जीवन इतिहास की विधि को ले सकते, लेकिन अगर वहीं पर हमारा बड़ा प्रतिदर्श हो गया, तब वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तब वहाँ पर हम प्रश्नावली का चयन करेंगे, जो प्रश्नावली विधि होती है उसका हम चयन करेंगे, ठीक है, प्रश्नावली विधि का। तो याद रखिएगा, ये सारे जो है 9 पॉइंट जो है मतलब प्रतिदर्श को जो है तकनीक के अंतर्गत चुनाव जो हम करते हैं तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये आप लोगों का देखिए 2 क्वेश्चन आज आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूले। देखिए बहुत मेहनत लगता है आपका। देखिए हम 11 बजे से हम टाइप करना शुरू किए, देखिए 2:30 अब क्या है 2:27 हो रहा है। इतने घंटे की मेरी मेहनत आप लोगों के लिए है स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पहले चैनल पर अगर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप लोगों को मेरी
जितनी भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी स्टूडेंट। और अगली क्लास में आप लोगों का जो है सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और प्रतिदिन आपको स्टूडेंट याद रखिएगा कि प्रतिदिन आप लोगों को शाम 7:30 बजे क्लास आप लोगों को मिल जाएगी। तो देखना ना भूले यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। Thank you for watching.